इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। चैप्टर 291 ज़ाइमो-सिटी, द एम्पायर ऑफ टेरिक। एक विशाल संपत्ति के भीतर जो किसी भी शाही महल की प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। कई दास वर्तमान में एक विशाल सुनहरी गाड़ी ले जा रहे थे जिसके चारों ओर सुंदर नीले रंग के पर्दे थे। जैसे ही हाथ से गाड़ी गुजरी, संपत्ति के भीतर के सभी दासों ने रास्ता दिया, जो वे कर रहे थे उसे रोक दिया और घुटने टेक दिए, मानो कोई राजा गुजर रहा हो। और भले ही कोई नहीं देख सकता था कि उसके अंदर कौन था, सभी को अभी भी उस विशाल छाया के मालिक के बारे में एक स्पष्ट विचार था। तुम सब क्या कर रहे हो? तेजी से जाओ तुम बेकार सुअरों से, अंदर से आवाज निकली। और जो बॉक्स जैसी गाड़ी ले गए, उन्होंने अपनी थकान पर काबू पाते हुए जल्दी करने की पूरी कोशिश की। उनका स्वामी वास्तव में भारी पक्ष पर था और वे उसे 3 घंटे से अधिक समय से ले जा रहे थे। इस समय उनके कंधे लगभग ढह रहे थे। खूनी मूर्ख, मुझे तेजी से पंखा करो। और तुम, मेरे फल कहाँ हैं? आवाज फिर से चिल्लाए। ये यहाँ है मास्टर, एक और नौकर ने कहा, जो अपने सिर पर फलों की एक बड़ी ट्रे ले जा रहा था। वह रेशमी नीले पर्दे के करीब चला गया और जल्द ही एक भावपूर्ण हाथ जो सुनहरे छल्ले से ढका हुआ था जल्दी से पर्दे से बाहर निकल गया और ट्रे पर सेब को पकड़ लिया। और थोड़ी देर बाद सभी नौकर सुन सकते थे जहां चबाने की एक श्रृंखला थी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पेट कितना भी बड़बड़ा रहा था, वे अपने मालिक से कुछ भी उम्मीद करने से बेहतर जानते थे। जैसे ही उन्होंने सामान्य टहलना जारी रखा, उन्होंने देखा कि शूरवीरों का एक समूह जल्दबाजी में उनके पास आ रहा है। यह क्या है? क्या कोई कारण है कि आप मेरी दोपहर की सैर को परेशान कर रहे हैं? गाड़ी के भीतर का आदमी चिल्लाया। मरहम लगाने वाले ने कहा था कि उसे समय समय पर चलना चाहिए, और वह बस यही कर रहा था। तो स्वर्ग के नाम पर वे अब उसे क्यों परेशान कर रहे थे? जैसे कि अपने स्वामी की चीख पुकार के अभ्यस्त, पहरेदारों ने अपना सिर झुका लिया और अपने संदेश को रिले करने से पहले अपने स्वामी के भाव से बाहर निकलने का इंतजार किया। ठीक है, यह क्या है? मास्टर, हमें अभी अभी कारोना में हमारे आदमियों से एक पत्र मिला है। यहाँ वे मास्टर हैं, बेरहमी से नाइट से पत्र ले रहा है। मास्टर, भले ही हम नहीं जानते कि वहाँ क्या लिखा था, उन्हें देने वाले ने कहा कि यह जरूरी था। उद्धरण चिन्ह। नोपलाइन ने पहला एक पत्र खोला और उसे लिखते हुए वह तुरंत निडर हो गया। दीन 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 कहने की जरूरत नहीं है, उसने हाथ से पकड़ी हुई गाड़ी को उसके अंदर भी गिरा दिया था। और क्योंकि दासों का कर्तव्य था कि वे अपने स्वामी के पतन को कम कर दें, उन्होंने जमीन पर उतरने से ठीक पहले खुद को पूरी धातु की गाड़ी के नीचे रख दिया। धिक्कार है, अगर वे बिना किसी चोट के बाहर आए तो, उनके मालिक ने कहा। पहरेदारों ने जल्दी से अपने मालिक को बाहर निकाला और सचमुच उसे वापस ले लिया। उनका ये स्वामी इतना आलसी था कि चलना भी उसे एक परेशानी की तरह लग रहा था। नोपलाइन ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसने दूसरी बार पत्रों पर कंजूसी करते हुए खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की। पहला पत्र उस शहर के स्वामी से आया था और दूसरा संदेश था कि लैंडन ओब्ले उसके लिए छोड़ दिया था। मास्टर, रेजिनल सिटी में दोनों शिविरों को लैंडन ओब्ले के नाम से किसी ने नष्ट कर दिया है। और उसके नोट से इस विनम्र व्यक्ति ने यह अनुमान लगाया था कि वह एक किसान था जिसे हमारे लोगों द्वारा लगभग गुलामी में लाया गया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया था। उसके अधीनस्थ का पत्र लंबा था, क्योंकि इसने सभी नुकसानों को विस्तार से कवर किया था, साथ ही साथ इस घृणित साथी से कितने शूरवीरों और दासों को खो दिया था। लैंडन ओब्ले, नोपलाइन ने खुद से बड़बड़ाया। दरअसल अंतिम नाम, और यहाँ तक कि यह तथ्य भी कि उस व्यक्ति को लगभग गुलामी में मजबूर कर दिया गया था। सभी किसान चिल्लाते थे, और जब उसने महाद्वीप के सभी धनी लोगों के बारे में सोचा तो उसके सिर में ऐसा कोई नाम नहीं आया। कितने लोगों ने प्रतिदिन उसके साथ एहसान करने की कोशिश की। ये कहना सुरक्षित था कि वह लगभग हर उस व्यक्ति को जानता था जिसके पास पाइनो महाद्वीप के भीतर बड़े कदम उठाने की क्षमता थी। तो लैंडन ओब्ले कौन था? ये सोचकर ही उसका खून खौल गया। धिक्कार है, उसे लगा कि उस व्यक्ति को कुचलकर मार डालना ही उसका विशाल शरीर है। एक किसान ने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? पहरेदारों ने चुपचाप अपने मालिक के शांत होने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उस पत्र में जो कुछ भी लिखा था वह निश्चित रूप से उनके लिए बुरी खबर थी। नोपलाइन ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कई गहरी सांसें लीं। चाहे ये लैंडन ओब्ले साथी खुद को कितना भी ताकतवर क्यों न समझता हो, कोई रास्ता नहीं था कि वह उससे निपट सके। वह कौन था? वह पूरे पाइनो महाद्वीप में सबसे स्थापित व्यवसायियों में से एक था। और उसने क्या बेचा? लोग, इच्छाएं और मनोरंजन। उसका व्यवसाय अब 1 दशक से भी अधिक समय से फल फूल रहा था, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि कोई नौसिखिया उसे कभी भी गिरा सके। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे अपने पिता से यही व्यवसाय विरासत में मिला था और उसने इसका विस्तार किया था। वह महाद्वीप में एक अच्छी तरह से स्थापित व्यक्ति था। नोपलाइन ने अपने भरोसेमंद सहायकों को पत्र पढ़ने के लिए दिया, जबकि वह अपने मंदिरों की मालिश कर रहा था। क्या यह एकमात्र पत्र है जो आया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ मास्टर, यह एकमात्र है। उद्धरण चिन्ह। तो यह अच्छा है, इसका मतलब है कि कैरोना के भीतर अन्य शिविर अभी भी सुरक्षित हैं। नोपलाइन ने अनुमान लगाया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर
उन्हें 2 अन्य पत्र प्राप्त होंगे जो उनकी धारणाओं का खंडन करेंगे। अभी के लिए इस लैंडन ओब्ले साथी की जांच करने के लिए किसी को भेजें। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस साम्राज्य से आया है, उसका पूरा पारिवारिक इतिहास, उसका पसंदीदा भोजन क्या है, साथ ही उसकी कमजोरियां क्या या कौन हैं। भले ही वह शौच या पीने के लिए बाहर जाए, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। क्या आपने मेरी बात सुनी? उद्धरण चिन्ह। हाँ मास्टर। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। और इस तरह एक निश्चित लैंडन ओब्ले की खोज शुरू हो गई थी। आप में से प्रत्येक के सामने एक निर्धारित प्रश्न और उत्तर पत्रक होना चाहिए। यदि किसी को कुछ याद नहीं है तो कृपया अपना हाथ ऊपर उठाएं और मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। ठीक है। समय सुबह 10:55 बजे है। आप अपनी शीट पर अपना नाम भरना शुरू कर सकते हैं। आज हरम और उसके भाई बहन अपनी पहली स्कूल परीक्षा दे रहे थे और यह गणित 2 के लिए था। हरम ने जल्दी से अपना नाम, अपना छात्र क्रमांक, पाठ्यक्रम का नाम और आज की तारीख अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख दी। 11 बजे। पलटें पलटें पलटें। कक्षा के हर कोने से पन्नों को पलटने की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि छात्र जल्दी जल्दी अपनी प्रश्न पत्रिकाएं खोल रहे थे। कमरा युद्ध के मैदान में बदल गया, क्योंकि छात्र अपने प्रतिद्वंद्वी मिस्टर टाइम के खिलाफ लड़ रहे थे। हरम ने खुद को आगे पीछे हिलाते हुए पहले प्रश्न को देखा। वह बहुत चिंतित था और अत्यधिक चिंता से उसका पेट बड़बड़ाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके नितंबों में चींटियां घुस गई हों, क्योंकि इस समय शांत बैठना लगभग असंभव काम लग रहा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम इन सभी का उत्तर दे सकते हो। प्रश्न परीक्षा शुरू करते समय हरम ने खुद से कहा। पलटें पलटें पलटें। समय के साथ थकाऊ लड़ाई शुरू हो गई थी। छात्रों को अपनी पेंसिल के सिरे काटते, अपनी कलम के कॉक चबाते वगैरह देखा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी का शरीर जल्द ही ढीला पड़ गया और बस ऐसे ही परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई। युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। कृपया अपनी शीट आगे बढ़ाएं, परीक्षक ने कहा। हरम ने अपनी बाहें हवा में फैलाईं और पूरी परीक्षा से अपनी सारी थकान दूर करने की कोशिश की। वह पिछले 2 हफ्तों से कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और कई बार तो उसने अपनी परीक्षाओं के लिए पूरी रात जागकर पढ़ाई भी की थी। और सच कहूं तो इसने उन्हें पूरी तरह से थका दिया था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके सभी भाई बहन भी। उन्होंने कभी इस तरह की परीक्षा सेटिंग का अनुभव नहीं किया था। नहीं, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी इतना दबाव महसूस नहीं किया था जितना अभी कर रहे हैं। सच में वे यहाँ की स्कूल प्रणाली से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने ऐसी चीजें सीखी थीं जिनके बारे में उन्हें कभी पता नहीं था, जैसे गुना और भाग। और जबकि उनकी रोजाना गंभीर कक्षाएं होती थीं, उनके पास मजेदार कक्षाएं भी होती थीं, जैसे जिम क्लास और आर्ट एंड क्राफ्ट। कुल मिलाकर उन्हें लगा कि बेमार की स्कूल प्रणाली कैरोना की तुलना में बहुत बेहतर थी। हरम जल्दी से उठ गया और अपने भाई बहनों और अपने नए दोस्तों के पास गया। अब वे लंच के लिए लिटिल मोमो और लिंडा से मिलने जा रहे थे। जब वह दूसरों के साथ चल रहा था तो वह इन पलों को संजोने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने जीवन में पहली बार उसे लगा कि वह अपने भाग्य को खुद ही नियंत्रित कर सकता है। उसने मन बना लिया था कि जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो वह कैरोना को चलाने में अपने सबसे बड़े चचेरे भाई की मदद करेगा। वह नागरिकों के लिए भी रोजगार और अवसर पैदा करना चाहता था। उसने अपनी जेब में कलम को मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि उसे भविष्य के बारे में सोचने से बहुत उत्साह महसूस हुआ। जैसा कि महामहिम लैंडन ने हमेशा कहा था, शिक्षा शक्ति थी और महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। बेशक हरमन अकेला नहीं था जो बेमार में अपने प्रवास का आनंद ले रहा था। स्कूल से बहुत दूर नहीं, अस्पताल था। हाँ, बूढ़े मूर्ख, तुम स्पष्ट रूप से धोखा दे रहे हो। लुडिक्रस एक शब्द कैसे है? उद्धरण चिन्ह। यह एक शब्द है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे, तुम बेमारियन शब्दकोश देख सकते हो अगर तुम चाहो, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी बारी खो दोगे। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम खूनी धोखेबाज। उद्धरण चिन्ह _ दादाजी एड्रियन वर्तमान में अपने नए दोस्तों के साथ स्क्रैबल खेलकर अपना समय बिता रहे थे। हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सर्जरी से उबरने के दौरान बहुत सारे नए दोस्त बनाए थे। उन्हें 2 सप्ताह पहले छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल के वरिष्ठ कार्यक्रमों में शामिल होने का विकल्प चुना था, जिसके लिए उन्हें सप्ताह में 2 दिन आना पड़ता था। इन कार्यक्रमों के साथ वे रक्त परिसंचरण के लिए उसके पैरों और शरीर की मालिश करते थे, उसे उचित खेल गतिविधियां दिखाते थे जो उसे उसकी उम्र में करनी चाहिए और इसी तरह। साथ ही इन कार्यक्रमों के बारे में जो बात उसे सबसे ज्यादा पसंद थी वह ये थी कि यह स्कूल जैसा ही था। वह अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठता था और वे बातें करते थे, खेलते थे और साथ में सभी तरह की गतिविधियां करते थे। इस पूरे अनुभव ने उसे फिर से युवा महसूस कराया। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसके बच्चों और पोते पोतियों के पास अपने अपने कर्तव्य और परिवार थे। उसके पास अपनी उम्र के आसपास वास्तव में बात करने वाला कोई नहीं था। जरूर उसके कैरोना में करीबी दोस्त थे, लेकिन वे भी आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते थे।
उनकी पत्नियां, पोते पोतियां और परिवार थे जिनकी उन्हें चिंता थी। और इससे भी बदतर, जब वह उनके आसपास होता था तब भी वे उससे ऐसे बात करते थे जैसे वह कोई राजा हो। बढ़िया, वे उसका सम्मान करते थे। लेकिन पिछले 60 सालों से लोगों का लगातार आपके साथ बहुत ज्यादा सावधान रहना बिल्कुल परेशान करने वाला था। समस्या ये थी कि उसके सभी दोस्तों ने एक निश्चित समय पर कोरोना पर शासन करने में उसकी सहायता की थी, और अब वे सभी उसे एक बुद्धिमान नेता, एक सम्मानित व्यक्ति और क्या नहीं के रूप में देखते थे। कभी कभी वे उसे कमांडर कहते थे, इस उम्र में भी। लेकिन यहाँ इन बुरे लोगों को उसकी खूनी स्थिति की परवाह नहीं थी। वे उसके साथ मजाक करते थे, हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाते थे और यहाँ वहाँ उसे चिढ़ाते भी थे। खास तौर पर 3 मस्कटियर और फैंटास्टिक साथ उसे वे मज़ेदार लगते थे। संक्षेप में, लोगों द्वारा उसके साथ अपने जैसा व्यवहार करने से उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। इसलिए उसने तय किया था कि भले ही वह चला जाए, लेकिन वह साल में एक बार बेमाड आकर उन सभी से फिर से मिलेगा। अब करीब 2 महीने हो गए हैं और वह उनमें से बहुत से लोगों के साथ घुल मिल गया है। साथ ही उसने बिंगो, शतरंज और स्क्रैबल जैसे बोर्ड गेम खेले। साथ ही अपने नए दोस्तों के साथ ओल्ड मेट जैसे कार्ड गेम भी खेले। जब कोई मौज मस्ती कर रहा होता है तो समय निश्चित रूप से तेजी से बीत जाता है। एड्रियन ने अपने सामने स्क्रैबल बोर्ड को देखा और तेजी से अपने हाथ में मौजूद अक्षरों की संख्या पर नजर डाली। देखो, वह फंस गया है। हा, मुझे पता था कि मैं यह मैच जीतूंगा। तुम जीतोगे। कृपया, क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरे पास तुमसे ज्यादा अंक हैं? और आप सभी की तुलना में मैं इस खेल में अनुभवी हूँ, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं विजेता न बनूं। उद्धरण चिन्ह। जब एड्रियन ने उनकी अंतहीन शेखी बघारते हुए सुना तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई और जल्द ही उसने अपनी चाल चली। अजीब, 63 अंक। चुप्पी। बोर्ड के चारों ओर हर कोई सुनिश्चित करने के लिए 2 बार अंक गिनता है। हा, मैं जीत गया। उद्धरण चिन्ह। अरे, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास हमेशा क्यू था। उद्धरण चिन्ह। अच्छा खेल, लेकिन आप जानते हैं इस बार आप भाग्यशाली थे। हे, अगली बार मैं अपनी चालों से आपकी गांड साफ कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओह, लाओ दादाजी। उद्धरण चिन्ह। अरे, आप किसे दादाजी कह रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं इस साल 25 साल का हो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम 25 सपने देखो। उद्धरण चिन्ह। भाई, अगर तुम 25 साल के हो तो मैं 16 साल का हूँ। उद्धरण चिन्ह। हा। चैप्टर 293। एड्रियन ने अपने नए साथियों के साथ अपना समय बिताया। कार्मेलो, बैरन हैमिल्टन और ड्यूक रिचर्ड और बाकी लोग प्रशिक्षण के नाम पर नरक से गुजर रहे थे। चलिए। उद्धरण चिन्ह। दिन। चलिए। उद्धरण चिन्ह। कार्मेलो और उसके साथी अब इस बात का क्रैश कोर्स कर रहे थे कि बेमार्ड उनके शूरवीरों को क्या दे सकता है। नहीं, उनके नए कैरोनियन सैनिक। उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम और कक्षा कार्यक्रम दिए गए थे और तुरंत ही उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि बेमार्ड के प्रशिक्षण के तरीके उनके मुकाबले कहीं बेहतर थे। धिक्कार है, उन्हें सुबह जल्दी जगाने से लेकर उन्हें फील्ड अभ्यास करवाने तक उनका पूरा जीवन थोड़ा तेज हो गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से किया जाता है। अगर कोई सुपरवाइजर कहता कि वह उन्हें 3 मिनट में कुछ करना चाहता है तो उन्हें बस वही करना होता था, या फिर सजा मिलती थी। कार्मेलो और बाकी लोगों को अभी भी याद है कि कैंप में अपने पहले दिन उन्हें कैसे सजा दी गई थी। घंटी बजी और जब तक उनका सुपरवाइजर आया, उनमें से कुछ ने अभी तक अपने जूते या शर्ट भी नहीं पहने थे। उन्हें सजा के तौर पर मैदान में दौड़ने के लिए कहा गया, साथ ही पुशअप, मेढक कूद और इसी तरह की अन्य गतिविधियां करने के लिए कहा गया। सजा कुछ खास नहीं लगती थी, लेकिन सुबह सुबह ट्रेनिंग के बाद ये धीरे धीरे यातना जैसी लगने लगी। और इससे भी बदतर, उस दिन की सजा के कारण वे नाश्ते के लिए देर से आए और इसे पूरी तरह से मिस कर दिया। लेकिन उन्होंने नाश्ता खरीदा और अपनी कक्षाओं में जाते समय खाया। यहाँ उनके पहले कुछ दिन दयनीय थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को तेज गति वाली जीवन शैली के अनुकूल बनाना शुरू कर दिया और अब वे पूरी तरह से इस जगह में घुल मिल गए थे। संक्षेप में, अब वे पूरी तरह से समझ गए थे कि बेमाद सैनिक इतने अनुशासित और समय के प्रति सचेत क्यों थे। बेशक उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक अकादमी में रहना पड़ता था और फिर शनिवार से रविवार तक घर जाना पड़ता था। इस तरह वे अपनी पत्नियों के साथ भी समय बिता सकते थे। ये देखते हुए कि कैसे बेमार्डियन सैनिकों ने कभी शिकायत नहीं की जब उनके पर्यवेक्षकों ने प्रशिक्षण के दौरान उन्हें चिल्लाया या उन्हें बाहर निकाला, वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि उनके अपने कैरोनियन शूरवीर भी इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अंत में, चाहे यह उनके लिए नरक हो या स्वर्ग, एक बात तो तय थी, पूरी परीक्षा के बाद शूरवीर निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत, युद्ध के लिए तैयार और अधिक अनुशासित हो जाएंगे। और यही अंतिम लक्ष्य था। प्राइवेट कार्मेलो, प्राइवेट हैमिल्टन, ये रहे आपके परीक्षा परिणाम।
उनके पर्यवेक्षक ने कहा। चूंकि यह एक ट्रायल ट्रेनिंग थी, इसलिए लैंडन चाहता था कि उन्हें पूरा अनुभव मिले। इसलिए 6 महीने और इसी तरह इंतजार करने के बजाय भविष्य में आने वाले कैरोनियन शूरवीरों की तरह उनकी परीक्षाएं अभी थीं, और उनके प्रशिक्षण और अनुभव के वर्षों के साथ लैंडन को लगा कि उनके लिए परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। कैर्मेलो, हैमिल्टन, रिचर्ड और बाकी ने जल्दी से अपने रिपोर्ट कार्ड उत्सुकता से लिए। हैमिल्टन को लगा कि अगर वह किसी भी कोर्स में फेल हो गया तो वह मर जाएगा। जरूर, वह जानता था कि वह कैर्मेलो के साथ अपना टेस्ट मैच हार गया है, और वह उस कोर्स में फेल होने से भी खुश था, लेकिन ये तब था जब उसने अपनी रिपोर्ट बुकलेट अपने हाथों में ली थी। कैर्मेलो भी जानता था कि उसने रॉक क्लाइंबिंग क्लास में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए वह भी पसीने से तरबतर था। वास्तव में सभी ने अपने रिपोर्ट कार्ड खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे सभी अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे थे। अरे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, हैमिल्टन ने निराशा में चिल्लाते हुए कहा। उसने जल्दी से अपनी रिपोर्ट बुकलेट खोली और डर के मारे अपनी एक आंख बंद कर ली। उसने वहां पहली रिपोर्ट देखी, जिसमें सभी विषय और उसे क्या ग्रेड मिला था। साथ ही उसका समग्र प्रदर्शन ग्रेड भी दिखाया गया था, और जल्द ही उसने दोनों आंखें खोली और खुशी से चिल्लाया, हा 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 हा, मैं पास हो गया, और ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉम्बैट क्लास में भी ग्रेड मिला है। उसने चिल्लाते हुए कार्मेलो की पीठ उत्साह से थपथपाई। क्या तुमने वास्तव में कॉम्बैट क्लास पास कर ली? लेकिन क्या तुम मुझसे हार नहीं गए? उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये पास है, लेकिन यह अभी भी बी ग्रेड है। पुई, शायद तुम्हें कोर्स में एक जोड़ ग्रेड मिला हो। उद्धरण चिन्ह, लेकिन उन्होंने ग्रेड कैसे निर्धारित किया? उद्धरण चिन्ह, देखो, कई अन्य शीटों पर वे बताते हैं कि मुझे ग्रेड क्यों मिला। रिफ्लेक्स, सही चालों का प्रदर्शन, उद्धरण चिन्ह, जब कैर्मेलो और बाकी लोगों ने सुना तो उन्हें लगा कि शायद उनके लिए अभी भी उम्मीद है। बहुत जल्दी सभी ने अपनी रिपोर्ट बुकलेट खोली। मैं भी पास हो गया, और मुझे रॉक क्लाइंबिंग में भी ग्रेड मिला, कैर्मेलो खुशी से चिल्लाया। उसकी पूरी हड्डियां खुशी से भीग गई थीं जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और उस पल का आनंद लेने की कोशिश की। टोंगहार्ड ने उन्हें स्वतंत्रता के महत्व का एहसास कराया। इसलिए उन्होंने तय किया था कि जब वे कोरोना वापस आएंगे तो दिन भर घर के अंदर रहकर कुछ न करने के बजाय वे गृहिणियों के लिए भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक नर्सरी और बेबी केयर सेंटर का आयोजन करके शुरुआत करने का फैसला किया था। इस तरह महिलाओं के पास अन्य काम करने और परिवारों का समर्थन करने के लिए समय होगा। बेशक उनके नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित करना होगा, इससे पहले कि वे अपना नया व्यवसाय शुरू करें। वे बहुत सारी सुरक्षा प्रक्रियाओं को भी लागू करेंगे, जैसे कि बेमार ने अपने लिए किया था। इस तरह कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के बच्चे, छोटे बच्चे या बच्चे को ऐसे ही नहीं ले जा सकता। वे इसे एकदम सही बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे नर्सरी विचार के निर्माता लैंडन से परामर्श करने का फैसला किया। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे महिलाओं के लिए इतिहास रच रहे हैं। समय वाकई बदल रहा था। जबकि पूरा गिरोह सांता की वापसी का इंतजार कर रहा था, हर कोई धीरे धीरे आने वाले सालों में कैरोना के भविष्य की कल्पना कर रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बदलाव करने का दुर्लभ अवसर मिला है, और वे निश्चित रूप से इसे स्वीकार करने जा रहे थे। वे सभी महामहिम लैंडन की वापसी का इंतजार कर रहे थे, और सौभाग्य से वह बस कोने के आसपास ही था। आर्केडिना के आसपास खुले समुद्र में। लैंडन ने दूर से खिलौने की तरह लगने वाले तटों को देखा और मुस्कुराया। घर, प्यारा घर। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही दिसंबर आ गया था और बहुत कुछ बदल गया था। सांता आया था, संधि लेकर आया था और गिरोह के साथ चला गया था। ठीक इसी समय कैरोना के कुछ हिस्सों में सामान आ गया था, जैसे गद्दे वगैरह, जबकि अन्य में नहीं। इसलिए सांता अपने साथ अपने 12 कैरोनियन व्यापारी मित्रों को लेकर आया था, और उनमें से प्रत्येक ने यात्रा के लिए कम से कम 3 जहाज लाए थे। उन्होंने अब से शुरू करके कई यात्राएं करने की योजना बनाई थी, जब तक कि उनके साम्राज्य के हर कोने में सभी सामान ठीक से वितरित नहीं हो जाते। राजधानी के आसपास के लोगों के लिए उन्होंने पहले से ही बेमार्ट के बारे में सुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि सांता ने जो पहला सामान पहले लिया था वह सब वहां भेजा गया था। हर बेमार्डियन आइटम पर लिखा था मेड इन बेमार्ड, इसलिए उनके लिए ये जानना बहुत मुश्किल था कि सामान कहाँ से आया है। उनके पास सर्दियों के जैकेट, मोजे, स्कार्फ वगैरह थे, साथ ही गर्म कंबल और बिस्तर का सामान भी था। सांता की योजना पहले कैरोना की देखभाल करने की थी, उसके बाद दूसरे साम्राज्यों में अपने दूसरे स्टोर में सामान भेजना था। और जिस तरह से चीजें चल रही थीं, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बेमार्ट की उत्कृष्टता जल्द ही कैरोना से बाहर भी फैल जाएगी। अब चूंकि बच्चे स्कूल के लिए यहाँ रह रहे थे, कार्मेलो और उसके गिरोह ने डिस्ट्रिक्ट एच के भीतर सबसे बड़े आलीशान विला में से एक ले लिया था। वह डिस्ट्रिक्ट किंग्स लैंडिंग के करीब था और वीजा स्वीकृति और चेक इन के लिए हुआ करता था, लेकिन अब इसे विदेशियों के लिए एक आवासीय क्षेत्र में बदल दिया गया था।
कार्मेलो ने फैसला किया था कि यह विला बेमार्ट के भीतर उनका आधिकारिक निवास होगा, और इस तथ्य के कारण कि बच्चों के पास 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने और अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले 6 से 8 वर्ष का समय था। यदि समय स्वीकृत हो जाता तो उस अवधि के लिए संपत्ति का स्वामित्व रखने का उनका अनुरोध, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से किया गया। आमतौर पर लीज पर हस्ताक्षर इस आधार पर किए जाते थे कि किसी का वीज़ा उसे कितने समय तक यहाँ रहने की अनुमति देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी घर को लंबे समय तक रखना चाहता है तो उसे प्रमाण की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्मेलो के मामले में हर साल एक बार जब वे बच्चों की फीस का भुगतान कर देते तो उन्हें विला के लिए लीज को नवीनीकृत करने से पहले रसीदें लानी पड़तीं। और अच्छी बात यह थी कि लीज में सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प था, जैसे कि सफाई, बागवानी और यहाँ तक कि संपत्ति की देखभाल के लिए बेमार्ट से गार्ड को काम पर रखना। तो बेशक कार्मेलो ने वह विकल्प चुना और इसके लिए भारी कीमत चुकाए। अब चूंकि बच्चे पढ़ाई के दौरान उस विशाल विला में रहेंगे, कार्मेलो ने इस बीच 10 अन्य शाही रक्षकों को अपनी भतीजी और भतीजों के साथ छोड़ दिया था, और एक कानूनी अभिभावक के रूप में उनकी दूसरी भतीजी रेजिना, जो उनके भाई की 17 वर्षीय बेटी थी, ने भी पीछे रहने का विकल्प चुना था। इसे मिटा दो, उसने सिर्फ पद के लिए अपने ही भाई बहनों से कुश्ती लड़ी थी, और इसके साथ ही सांता और उसके गिरोह ने हमेशा के लिए बेमार्ट छोड़ दिया था। और संधि अपने हाथों में लेकर लैंडन ने अब 4 में से 2 साइड मिशन पूरे कर लिए थे। उसने दस्तावेजों को नोटरीकृत करके रख दिया, और संधि को यादगार बनाने के लिए लैंडन ने कैरोना के लिए एक दूतावास भवन बनवाने का अनुरोध किया था। उसने भविष्य में अपनी और पेनेलोप की हाथ मिलाते हुए एक मूर्ति बनवाने का भी फैसला किया था, ताकि उनकी संधि का प्रतीक बन सके। लेकिन अभी के लिए, चूंकि कैरोना में अभी तक कोई वीज़ा सिस्टम नहीं था, कैरोनियन के लिए दूतावास वहां होगा। वहां वे अपने साम्राज्य के बारे में कोई भी समाचार प्राप्त करेंगे और उसकी पुष्टि करेंगे। अगर वहां कोई युद्ध छिड़ जाता है और वे किसी भी बात की पुष्टि करना चाहते हैं, तो दूतावास उनके लिए सही जगह है। साथ ही दूतावास में राजदूत कैरोना और अर्काडिना के बीच सभी राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं या अनुरोधों पर चर्चा करने के लिए भी वहां थे। इसलिए अगर कैरोना को कभी मदद की जरूरत होती है तो राजदूत लैंडन से मुलाकात कर सकते हैं और अपना अनुरोध बता सकते हैं। वहां क्या किया जा सकता है, इसकी सूची आगे बढ़ती गई, क्योंकि आपराधिक स्थानांतरणों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि यह संधि में था। और राजदूतों के लिए बेशक वे तब पहुंचेंगे जब कैरोनियन शूरवीर भी पहुंचेंगे, जो सर्दियों के अंत से वसंत की शुरुआत के बीच का समय था। और जब वे पहुंचेंगे, वे महारानी पेनेलोप के साथ आएंगे। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो पहले मिशन पर गए थे, आखिरी समूह नए शरणार्थियों के साथ अभी अभी आया था। इसका मतलब था कि लैंडन ने अर्काडिना में नोपलाइन के शिविरों से सफलतापूर्वक निपटा था। तो बेशक उसने वापस लौटने वालों को 1 महीने की सैन्य ड्यूटी से छुट्टी देकर एक अच्छी छुट्टी दी। लेकिन जब वे आराम कर रहे थे तो उसने कई नए समूहों को डेफेरिस और योर्डान भेजा, और इस बार लुसियस और ट्रे भी उनमें से थे। संक्षेप में, लुसियस ने व्यवहारिक रूप से कहा था कि वह जा रहा है, और बस इतना ही था। वह असली दुश्मनों पर हथियारों का परीक्षण करना चाहता था, साथ ही एक बार फिर से मैदान में वापस आना चाहता था। तो लुसियस के बाहर होने का मतलब था कि लैंडन को अगली सूचना तक बेमार्ट में रहना होगा। खैर, अभी के लिए उन्हें अगले साल की गर्मियों के लिए उसकी शादी की तारीख आगे बढ़ानी होगी। लुसियस और मदर किम की सगाई हो चुकी थी और उनकी शादी अगले साल के वसंत में तय हो चुकी थी। लेकिन मिशन के साथ लुसियस शायद गर्मियों में ही वापस आ सकता था। लैंडन के दिमाग में मदर किम की शादी उससे पहले होनी थी, और जल्दी से। एलेक्स बान जिस तरह का था, अगर उसे बेमार्ट की सफलता के बारे में पता चल गया तो कौन जानता था कि मूर्ख शर्मनाक तरीके से दावा करेगा कि मदर किम अभी भी उसकी रखेल है। हाँ, उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था, और यहाँ तक कि अपनी शादी को भी रद्द कर दिया था। हर कोई यह जानता था। लेकिन एलेक्स जैसा बेशर्म व्यक्ति शायद बेमार्ट के भाग्य और शक्ति को हासिल करने के लिए कुटिल तरीकों का इस्तेमाल करेगा। इसलिए यहाँ तक सोचते हुए उसकी माँ को जल्दी से शादी करनी थी। कम से कम एक नए पति के साथ एलेक्स उस दृष्टिकोण का उपयोग करने का सपना भी नहीं देखेगा। जहां तक नए शरणार्थियों की बात है जिन्हें अभी अभी बचाया गया था, लैंडन ने इस बार वास्तव में उनमें से बहुत से लोगों को बचाया था। उसे ये सब मिला था: बीजों से भरे सैकड़ों बैग, 357 पिंजरे में बंद जानवर, 820 घोड़े और 1 टन सिक्के जो 7 वैगन भर सकते थे। और ये सब 5 भूमिगत आनंद शिविरों से आया था। जहां तक सभी 5 प्रशिक्षण शिविरों और सभी 5 भूमिगत आनंद शिविरों से उसे कितने शरणार्थी मिले थे, वे सटीक रूप से 34,091 नए शरणार्थी थे। कहने की जरूरत नहीं है कि लैंडन ने एक साथ कई नई परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। चिड़ियाघर के पूरा होने के साथ ही उसने सभी जानवरों को उनके नए घरों में रख दिया था। साथ ही नए दासों को प्रत्येक जानवर की देखभाल करने का प्रशिक्षण भी दिया था। और एक बार उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद चिड़ियाघर को आखिरकार व्यवसाय के लिए खोल दिया जाएगा, जो सर्दियों के अंत में भी होगा। इसके अलावा लैंडन ने एक लॉ स्कूल और कोर्ट सिस्टम भी खोला था।
सिर्फ इसलिए कि लैंडन ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं था कि संघर्ष नियमित रूप से नहीं होते थे। निश्चित रूप से असहमति मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग थी, लेकिन ये सिर्फ इतना था कि कुछ ऐसे कानून थे जिनका सभी को पालन करना था। हालांकि लैंडन ने कहा था कि निर्दोष लोगों को मारना बुरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे। पागल लोग हमेशा उभर सकते थे क्योंकि एक आदर्श समाज जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए लैंडन को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना था। साथ ही विदेशियों का न्याय करने में भी कोर्ट सिस्टम महत्वपूर्ण था। उन्हें एक वकील दिया जाता था और हिरासत में रहने के दौरान उन्हें सभी अधिकार दिए जाते थे। कोर्ट केस का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए किया जाता था जहां तक कोई मुकदमा करने का सवाल है, लेकिन अभी के लिए चूंकि शुरू में बहुत ज्यादा मामले नहीं थे, इन भूमिकाओं के लिए सिर्फ 100 लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। इन सभी बदलावों के अलावा बेमार्ड ने अभी अभी अपनी पहली कैब कंपनी का भी स्वागत किया था और ये तेजी से आगे बढ़ रही थी। वर्तमान में 131,954 लोगों की आबादी के साथ, भले ही उनमें से कुछ के पास अपनी कार थी और वे अभी भी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते थे, उनमें से एक अच्छा हिस्सा कैब का इस्तेमाल करना पसंद करता था क्योंकि यह कुछ हद तक निजी था और सार्वजनिक परिवहन से तेज था। साथ ही अगर कोई काम पर देर से जा रहा था या बस छूट गई थी तो डिब्बे उनके लिए वाकई जीवन रक्षक थे। इसलिए 3 हफ्ते पहले शुरू होने के बाद से ही इस व्यवसाय की मांग काफी ज्यादा थी। इस पूरे समय में दास गाड़ी चलाना सीख रहे थे। साथ ही बेमार्ड के सार्वजनिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हुए बेमार्ड के भीतर की ज्यादातर सड़कों से खुद को परिचित कर रहे थे और अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कारोबार शुरू कर दिया था। संक्षेप में बेमार्ड व्यस्तता की स्थिति में आ गया था क्योंकि साल आखिरकार खत्म होने वाला था। रिवरडेल सिटी अर्काडिना रात के लिए 2 कमरे उद्धरण चिन्ह एक पुरानी सराय में खड़े 2 हटे-कट्टे आदमी थे। वे अब 4.5 महीने से यात्रा कर रहे थे और आखिरकार वे रिवरडेल सिटी पहुंच गए थे। क्या आपको लगता है कि वह मर चुका है? उद्धरण चिन्ह वह मर सकता है, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि उसे भी गुलाम बना दिया गया हो। उद्धरण चिन्ह फिर भी मास्टर चाहते हैं कि हम उसे बचाएं, इसलिए हम ऐसा ही करेंगे। कल हम बेमार्ड के लिए निकलेंगे। चैप्टर 295 3 और तुरंत उनकी सतर्कता की स्थिति बहुत अधिक बढ़ गई थी। आखिरकार ये दुश्मन का इलाका था। लेकिन शहर के द्वारों से प्रवेश करते ही वे तुरंत चौंक गए। संक्षेप में वे शहर में प्रवेश करने के बारे में दुश्मन के पहरेदारों के साथ कई बार बहस करने के लिए तैयार थे, लेकिन कौन जानता था कि लोग उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। यहाँ कुछ ठीक नहीं था। क्या ये लोग दुश्मन थे या नहीं? क्या रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि एली और उसकी टीम ने बेमार्ड पर कब्जा कर लिया था? कृपया, वे एली को जानते थे और इस तरह के सभी लोग उससे नहीं आ सकते थे। अपने नेता को जानना, ये जानना है कि उसकी सेना उसके अधीन कैसी होगी, या यह एक नई भटकाव रणनीति थी? तानाशाहों के पास आमतौर पर पागल अधीनस्थ होते थे और इसके विपरीत इन शत्रु शूरवीरों के अजीबोगरीब अनोखे कपड़ों को देखकर ही पुरुषों को यकीन हो गया कि यह एली नहीं हो सकता। तो सवाल ये था कि ये लोग कौन थे और वे अर्काडिना में क्या चाहते थे, और अधिक विशेष रूप से उन्होंने लैंडन के साथ क्या किया। बेशक लोगों के व्यवहार ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। ब्रो, क्या यह असली है? टाइलर ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यह असली है, ब्रो ने अपने सामने ऊंची शानदार कांच की इमारत को देखते हुए जवाब दिया। उन्हें कुछ सेकंड लगे उनके दिमाग को यह समझने में कि वे क्या देख रहे थे, क्योंकि भले ही यह उनकी आंखों के ठीक सामने था, कुछ उन्हें बता रहा था कि यह एक मृत तृष्णा थी। ये भगवान लानत है, दुश्मन कितने अमीर थे। यहाँ तक कि एलेक बान जैसा कोई भी व्यक्ति अपनी सारी दौलत के साथ केवल 12 कांच के दरवाजे ही खरीद सकता था, लेकिन ये लोग ऐसा कर सकते थे। ये देखते हुए कि उनके दुश्मन कितने अमीर थे, वे पसीने से तरबतर हो गए। ये निश्चित रूप से उनके मालिक के लिए बुरा हो सकता है। ब्रह्म, जादुई दरवाजे अपने आप खुल गए और अचानक वे जल्दी से दरवाजे से पीछे हट गए और अपनी तलवारें निकाल लीं। गोफन, वे कोई जोखिम नहीं ले रहे थे। बम, दरवाजा फिर से जादू की तरह बंद हो गया क्योंकि पुरुष पहले ही उससे दूर जा चुके थे। इस चौंकाने वाले नए पोर्टल को देखते हुए पुरुषों के दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो गईं, मानो यह अब से किसी भी क्षण उनकी छाती से बाहर निकल जाएगा। ब्रो, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? मुझे लगता है कि यह जादू हो सकता है। उद्धरण चिन्ह हाँ, ये निश्चित रूप से एक जाल है, लेकिन अगर हम इसे अभी वापस कर दें तो क्या हम और भी संदिग्ध नहीं लगेंगे? उद्धरण चिन्ह तुम सही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर से जिंदा बच निकलेंगे? उद्धरण चिन्ह कोई बात नहीं भाई, हमारे पास अभी सिर्फ एक ही विकल्प है। उद्धरण चिन्ह हम, जब तुम तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह दोनों पुरुषों ने पूरी गति से पोर्टल से अंदर भागने से पहले पूरे 1 मिनट तक खुद को तैयार रखा। बम, दरवाजे फिर से खुले और बंद हुए
और जल्द ही पुरुष अंदर थे, लेकिन जैसे ही वे पोर्टल से अंदर गए, उनका शुरुआती युद्ध रूप जल्दी ही शांत हो गया। बेमार्ड में आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह _. पहले विनम्र कर्मचारियों को देखते हुए उन्हें देखकर पुरुषों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। बस अब उन्हें मार डालो। कितनी शर्मनाक बात है। सौभाग्य से कर्मचारियों ने न तो हंसा और न ही उन्हें नीचा देखा, और बातचीत जारी रखी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कृपया मेरे पीछे आइए और मैं आपका वीज़ा आवेदन शुरू कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह वीज़ा आवेदन, वह क्या था? पुरुषों ने मन ही मन पूछा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। निश्चित रूप से 2 अलग अलग कर्मचारी उनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं को संभाल सकते थे, लेकिन बेशक चूंकि वे एक साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ही जगह पर रहना चुना। इसलिए टाइलर पहले आगे बढ़ गया, जबकि ब्रॉ प्रतीक्षा सीटों पर बैठ गया। उनसे यहाँ आने के उनके उद्देश्य के बारे में पूछा गया, साथ ही बेमार्ड के सभी नियमों और विनियमों पर हस्ताक्षर करने और सहमत होने के लिए कहा गया। कर्मचारियों ने अधिकांश अपराधों के लिए दंड को समझाने की पूरी कोशिश की। कहीं कोई ये दावा करने की हिम्मत न कर ले कि उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माफ करना, लेकिन आपका मालिक कौन है? टाइलर ने उत्सुकता से पूछा। मालिक, आपका मतलब नेता है? उद्धरण चिन्ह हाँ, बिल्कुल यही मेरा मतलब था। उद्धरण चिन्ह खैर, हमारे नेता महामहिम लैंडन बान हैं। उद्धरण चिन्ह _. माफ करें, लेकिन क्या आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं? मुझे लगता है कि मैंने एक पल के लिए आपकी बात को गलत सुना। टाइलर ने कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके कानों में जरूर मोम भरा हुआ था, या वह सिर्फ मिशन के बारे में इतना सोच रहा था कि वह जहां भी जाता था लैंडन का नाम सुन रहा था। हाँ, हमारे राजा का नाम महामहिम लैंडन बान है। कोई समस्या? उद्धरण चिन्ह _. ये पता लगाने के बाद कि नेता वही व्यक्ति है जिसे वे बचाने आए थे, दोनों आदमी थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से चुप हो गए। ये कैसे संभव था? जो व्यक्ति 330 शूरवीरों और कुछ सोने के सिक्कों के साथ गया था, वह इन सभी का मालिक कैसे हो सकता है? नहीं, उन्हें खुद ही इसकी पुष्टि करनी थी। आखिरकार देखना ही विश्वास करना है। उन्होंने अपनी चेक इन प्रक्रिया को सदमे में पूरा किया, क्योंकि उन्हें एक साथ कई आश्चर्य मिलते रहे। टाइलर, इसे चखो। उद्धरण चिन्ह बहुत स्वादिष्ट। यहाँ मेरा चखो। इसे फ्रूटोपिया कहते हैं। उद्धरण चिन्ह देखो, वे इसे पेन कहते हैं और इस पर शहर का नाम भी छपा हुआ है। आखिर उन्होंने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह _. पुरुष उत्साह में अपनी बस का इंतजार कर रहे थे और लैंडपोर्ट के भीतर सभी दुकानों में घूम रहे थे। वे पर्यटकों की तरह व्यवहार कर रहे थे जो पहली बार ग्रीस आए थे। उनसे बीच बीच में कई आहा और ऊ की आवाजें सुनी जा सकती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई शो देख रहे हों, क्योंकि वे उत्साह से दुकानों से गुजर रहे थे। रुको, मिशन, ये हमारा ध्यान भटकाने का उनका तरीका हो सकता है। उद्धरण चिन्ह तुम सही कह रहे हो, हमें मजबूत और पूर्ण बने रहना होगा। उद्धरण चिन्ह जब उन्होंने बस को आते देखा, तब तक वे बात करना भी समाप्त नहीं कर पाए थे। इसे भूल जाओ। वे 5 साल के बच्चों की तरह बस की ओर भागे। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वे जानते हों, तो क्यों न उन्हें जाने दिया जाए। ये उन लोगों के विचार थे जिन्होंने लगभग नियंत्रण में रहने का वादा किया था। सुप्रभात, क्या मुझे आपकी टिकटें मिल सकती हैं? उद्धरण चिन्ह लोगों ने जल्दी से इसे कंडक्टर के हाथों में थमा दिया और मुंह खोलकर चलती गाड़ी में चले गए। वे तब तक अचंभित होकर चलते रहे जब तक कि वे आखिरकार अपनी सीट पर नहीं बैठ गए, और जब उनके नितंब नर्म कुशन को छूते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे किसी भी क्षण पिघल सकते हैं। कुछ भी इतना नर्म नहीं था। घोड़े सख्त थे और कपड़े से बनी गाड़ी की सीटें भी, लेकिन यह इतनी मुलायम लगी क्योंकि इसने उनके नितंबों को बहुत ही कोमलता से गद्देदार बनाया। और भले ही वे पहले लैंडपोर्ट में गद्देदार सीटों पर बैठे थे, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि गाड़ी में सख्त सीटें होंगी। तो यह निश्चित रूप से उनके लिए एक सुखद आश्चर्य था। जैसे ही बस किंग्स लैंडिंग से रवाना हुई, उन्हें ब्रोशर, मनोरंजन मानचित्र इत्यादि जैसे कई दस्तावेज दिए गए थे, और जब तक वे अपने होटल पहुंचे और चेक इन किया, तब तक उन्हें बेमार्ड के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। जाहिर है, ये सब इस लैंडन बान के दिमाग से आया था। अगर यह सच है तो एलेक्स बान अब तक का सबसे बड़ा मूर्ख था। लैंडन का होना राष्ट्रीय खजाने के होने जैसा था। इस तरह का व्यक्ति किसी भी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और शक्ति को सुधार और विकसित कर सकता है। अपने होटल में वे पहले ही 5 बार मुलायम गद्दे वाले बिस्तरों पर कूद चुके थे, साथ ही 4 मिनट से ज्यादा समय तक लाइटों को घूरते रहे, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन्होंने कितनी बार नल को चालू और बंद किया होगा। बहता पानी ऐसे ही कैसे बह सकता है, और यह अपने आप गर्म भी हो सकता है। इस समय उनके मन में लैंडन के प्रति बहुत सम्मान था, यानी अगर वह वाकई यहाँ का राजा होता। आप क्या सोचते हैं? टाइलर ने सबसे स्वादिष्ट भोजन खाते हुए पूछा। पिज्जा, क्या आपको पूछने की जरूरत है? ये जगह स्वर्ग है। उद्धरण चिन्ह मैं सहमत हूँ, लेकिन हम उनके राजा की पहचान कैसे पुष्टि कर सकते हैं?
ऐसा नहीं है कि हम उसे ऐसे ही देख लें, है ना? उद्धरण चिन्ह रुको, यहाँ लिखा है कि वे 7 दिसंबर को क्रिसमस नामक कुछ आयोजित करेंगे। अभी से सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, इसलिए तब तक इंतजार करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट पुरुषों ने मॉल, गोकार्ट रेसिंग ट्रैक, स्केटिंग रिंग और कई अन्य मनोरंजन स्थलों का दौरा किया और जल्द ही उन्होंने अपनी पहली क्रिसमस छुट्टी का भी अनुभव किया। कम से कम कहने के लिए यह वास्तव में दिल को छू लेने वाला और लुभावना था। डॉट खुश लोगों को देखकर जो क्रिसमस कैरोल गाते हुए आए थे, वे भी छुट्टियों की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सके। लोगों ने अब तक देखे गए सबसे बड़े सजाए गए पेड़ के नीचे उपहारों का आदान प्रदान किया और कुछ ने तो अपने नए मंगेतर के लिए प्रपोजल नामक कुछ भी किया। डॉट उन्होंने सभी के साथ ताली बजाए और जयकारे लगाए और बस इसी तरह उन्होंने बेमार्ड में पूरा एक सप्ताह बिताया। उनका मिशन कुछ हद तक पूरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने देखा और सत्यापित किया था कि लैंडन वास्तव में बेमार्ड का राजा था। डॉट अपने प्रवास के अंत में उन्होंने बाहर जाने से पहले कई पेन, किताबें और अन्य छोटी छोटी चीजें खरीदीं। उन्हें जल्दी से अपने मालिक को वह सब बताना था जो उन्होंने यहाँ देखा था, और इनमें से कुछ सामान खरीदना उनके दावों को और भी पुष्ट करता। डॉट सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें अपने मालिक को यह बताना था कि रिपोर्ट गलत थी। माना जाता है कि कमजोर कमीना राजकुमार निश्चित रूप से एक बाघ था जो मेमने का नाटक कर रहा था, और यह सोचना कि वे उसे बचाने के लिए यहाँ आए थे, क्या मजाक है। डॉट लेकिन भले ही उन्हें नहीं लगता था कि लैंडन उनका दुश्मन है, लेकिन यह निर्णय उनके मालिक को ही लेना था। फिलहाल उन्हें जल्दी से अपने मालिक के पास पहुंचना था। चैप्टर 296 महामहिम। यहाँ समग्र आंकड़े हैं। कृषि परिषद के पार्षद ग्रेगरी ने कहा। लैंडन ने दस्तावेज लिए और जल्दी से अपने सामने रखे पाई चार्ट को देखा, और साथ ही कई अन्य तालिकाओं और चार्टों को भी। टमाटर और मछली के बारे में क्या बिक्री पिछले महीने की तुलना में कुछ बेहतर है? उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर डॉट लैंडन को एहसास हुआ कि जनसंख्या वृद्धि के बावजूद कुछ खाद्य पदार्थ अभी भी उन्हें घाटे में डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए मछली लें। नए मछली पकड़ने वाले जहाजों के साथ एक बार में हजारों मछलियां ले जाई जा सकती हैं, और भले ही बेमार्ड की आबादी 100,000 से ज्यादा थी, सामान बाजार में आने के बाद भी उनके पास बहुत ज्यादा अतिरिक्त चीजें बची हुई थीं, क्योंकि हर कोई मछली का आनंद नहीं लेता था। डॉट और इस समय सीमा के भीतर वे बस फ्रीजर में महीनों तक मछलियों को जमा कर रखते थे। कोई भी मछली को ज्यादा से ज्यादा 10-12 महीने तक डीप फ्रीज कर सकता था, लेकिन लैंडन के लिए वह नहीं चाहता था कि उद्योगों या बाजारों में इतना बेकार स्टॉक हो, इसलिए उसने अतिरिक्त चीजों से छुटकारा पाने का एक और तरीका निकाला। डॉट महाराज, तो हम अतिरिक्त चीजों के बारे में क्या करें? उद्धरण चिन्ह चिंता मत करो, इस महीने के अंत तक हम कई नई वस्तुओं का उत्पादन शुरू करेंगे। लैंडन ने दस्तावेजों पर कुछ जानकारी को गोल करते हुए कहा। डॉट बेशक लैंडन अगस्त से ही अतिरिक्त समस्या पर नजर रख रहा था, इसलिए उसने निर्माण श्रमिकों से खाद्य उद्योग के भीतर कई नई और पुरानी इमारतों का निर्माण और उन्हें सुसज्जित करने के लिए कहा। और भले ही निर्माण कुछ समय पहले पूरा हो गया था, लेकिन वह देखना चाहता था कि नए शरणार्थियों के जुड़ने के साथ ही बेमार्ड की इन वस्तुओं की खपत दर क्या थी। डॉट अब सब कुछ देखते हुए सर्दी आने के बावजूद बेमार्ड में अभी भी कई अतिरिक्त चीजें होंगी। टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों के लिए वे केवल गर्म जलवायु में ही अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। बेशक वे सर्दियों में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पैदावार बहुत कम होगी। डॉट फिर भी खाद्य उद्योग के आसपास और भीतर 19 और बड़े ग्रीनहाउस जुड़ने के साथ यह अब कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि ग्रीनहाउस गर्मियों के हमेशा धूप वाले मौसम की नकल करता था। इसलिए बेमार्ड को छोड़ने पर लगभग उतनी ही उपज होगी जितनी गर्म जलवायु में होती थी। डॉट इसलिए इन सभी ग्रीनहाउस के साथ खाद्य पदार्थ जो केवल गर्म जलवायु में ही उग सकते हैं, उन्हें भी वहां लगाया गया, और बेमार्ड की बढ़ती आबादी के साथ लोगों और बाजारों को लगातार स्टॉक करने की आवश्यकता थी, इसलिए ग्रीनहाउस निश्चित रूप से जरूरी थे। डॉट महाराज, जैसा कि हम वर्तमान में प्रति माह हजारों सड़े हुए टमाटर खो देते हैं, अगर हम इन नुकसानों को कम कर सकते हैं तो ये सही होगा। ग्रेगरी ने सहमति से कहा। अगर कुछ टमाटर पैक किए जाते तो इससे बाजार में आने वाले टमाटरों की मात्रा कम हो जाती, और बदले में सड़ने और अन्य कारणों से होने वाले नुकसान भी कम हो जाते। डॉट मैंने तय किया है कि हम इन कच्चे माल का 60% बाजार में बेचकर शुरू करेंगे, जबकि बाकी 40% का इस्तेमाल इन पैकेज्ड सामानों को बनाने में किया जाएगा, और अगर बाजार को जितना दिया जाता है उससे ज्यादा या कम की जरूरत होती है तो हम उनकी मांग के हिसाब से प्रतिशत बढ़ा या घटा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह शानदार महाराज, और ठीक है, हमारे पास भी है। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर डॉट लैंडन की मीटिंग 35 मिनट तक और चली, और जब वह समाप्त हो गया तो उसने खाद्य उद्योग की ओर बढ़ने का फैसला किया। अभी अभी उसे जो आंकड़े मिले थे उनके हिसाब से उनके लिए इन सामानों को तुरंत बनाना शुरू करना बेहतर था। आखिरकार सिस्टम ने उसे जो भी मिशन दिए थे उनके अलावा उसकी मुख्य प्राथमिकता हमेशा इस जगह को कम से कम धरती के मानक तक आगे बढ़ाना था, और इसमें भोजन भी शामिल था, तो उसे जल्दी से जल्दी काम पर लग जाना चाहिए। डॉट
लैंडन और लियोर ने आगे बढ़ने की अपनी योजनाओं पर चर्चा की और 2 दिन बाद इन नए उद्योग विभागों से संबंधित सभी नौकरियों के बारे में समाचार पत्रों में कई विज्ञापन थे। इसमें उन सभी पदों का विवरण भी था जो वे चाहते थे, प्रत्येक पद के लिए वेतन क्या होगा इत्यादि। 1.5 सप्ताह बाद ऊपरी क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय इमारत के भीतर एक हॉल में साक्षात्कार आयोजित किए गए। चूंकि यह पहले से ही दिसंबर था, इसलिए नवंबर के अंत में स्कूल पहले ही समाप्त हो चुका था। इसलिए निश्चित रूप से बहुत सारे स्नातकों ने तुरंत आवेदन किया और यहां तक कि शरणार्थी जो पहले इस स्टेट में अपनी चोटों के कारण 1-2 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती थे, उन्होंने भी पदों के लिए आवेदन किया था क्योंकि वे अब स्वतंत्र और बेरोजगार थे। साक्षात्कार 1.5 सप्ताह तक जारी रहे और 5 जनवरी तक इसमें सफल होने वालों को कई पत्र भेजे गए, जिसमें उन्हें महीने की 12, 16, 19, 23, 27 और 31 तारीख को काम पर आने के लिए कहा गया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया गया है। मूलतः लैंडन 6 मुख्य उत्पाद बनाना चाहता था: डिब्बाबंद टूना, डिब्बाबंद सार्डिन, डिब्बाबंद टमाटर का पेस्ट, डिब्बाबंद कुचले हुए टमाटर केचप और डिब्बाबंद बीफ स्टू। अब तक के बारे में सोचते हुए ये उत्पाद बेमाद से बाहर के लोगों के लिए भी अच्छे होंगे। अगर कोई वाकई भूखा हो तो वह बीफ सूप, सार्डिन और टमाटर का एक डिब्बा निकाल सकता है और एक अच्छा भोजन बना सकता है। साथ ही धरती पर भी ये डिब्बे 99 सेंट के बराबर थे, इसलिए बेशक बेमाड में उन्हें बेहद सस्ते भी होने चाहिए। शायद एक तांबे के सिक्के के लिए 2 डिब्बे। डिब्बे के आकार और अंदर मौजूद उत्पाद की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह बेमाड के किसान भी रोटी के लिए 3 से 5 तांबे के सिक्के देने के बजाय एक अच्छा भोजन खा सकते थे। उसी राशि से वे 6 से 10 डिब्बे भोजन प्राप्त कर सकते थे जो जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश डिब्बाबंद सामान 1 साल या उससे अधिक समय में खत्म हो जाते हैं। जहां तक इन डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्यवर्धक होने की बात है, लैंडन ने सिस्टम को ढेर सारे पॉइंट्स दिए थे ताकि उन्हें इस बात का उचित संशोधित संस्करण मिल सके कि इन उत्पादों को किस तरह बनाया जाना चाहिए, न कि धरती ने उन्हें किस तरह बनाया है। इसलिए अब वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। समय तेजी से बीत गया और नियुक्ति के पत्र भेजे गए और जल्द ही डी-डे आ गया। ये 15 जनवरी 1026 था। आज नए कर्मचारी टूना निर्माण के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगे। सभी नए भर्ती किए गए लोगों को लाइन में खड़ा किया गया और उन्होंने उचित सुरक्षा पोशाक पहन रखी थी। उन्हें औपचारिक रूप से चीफ, लियोर और 8 अन्य नए पर्यवेक्षकों से मिलवाया गया, जो उत्पादन लाइन के भीतर हर महत्वपूर्ण बिंदु पर काम की देखरेख करेंगे। बेशक लैंडन वहां नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 महीनों से पर्यवेक्षकों को प्रत्येक उत्पादन लाइन पर काम करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित किया था, इसलिए अब उनकी जरूरत नहीं थी। शुरुआत में उन्हें इमारतों के भीतर सुरक्षा प्रक्रियाओं, खतरों और क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही कई सुरक्षा प्रश्नों और उत्तरों का उत्तर देने और कार्य क्लिनिक के भीतर एक संक्षिप्त स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए कहा गया। और जब उनका काम पूरा हो गया तो वे अपने नए कार्यस्थल का भव्य दौरा करने के लिए आगे बढ़े। उन सभी शुरुआती चरणों के पूरा होने के बाद श्रमिकों के लिए आखिरकार काम पर लगने का समय आ गया था। ठीक है, स्टाफ बोर्ड पर पोस्ट किए गए शेड्यूल रोस्टर से अब तक आप सभी को पता चल गया है कि इन अगले 2 हफ्तों में आप उत्पादन लाइन के किस पॉइंट पर काम करेंगे। तो जोन 1 में रहने वाले लोग कृपया सुपरवाइजर एडवर्ड के पीछे खड़े हों। जोन 2 में रहने वाले लोग कृपया सुपरवाइजर पेज के पीछे खड़े हों। उद्धरण चिन्ह छटाई अगले 15 मिनट तक जारी रही और जल्द ही मुख्य सुपरवाइजर ने सभी को उनके जोन लीडर के पीछे ठीक से बिठा दिया। इसके साथ ही वे जल्दी से तितर बितर हो गए और लियो, मुख्य सुपरवाइजर मॉरिस और सुपरवाइजर जिम जोन 1 में रहने वालों के पीछे पीछे पहली मंजिल पर उनके स्टेशन पर पहुंच गए। अब शुरू करने से पहले उन्होंने जोन को अलग अलग उपक्षेत्रों में विभाजित कर दिया, क्योंकि जल्दी से पूरा करने के लिए बहुत कुछ था। चुन 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 सभी कर्मचारियों ने कई ट्रकों के रुकने की आवाज सुनी, जबकि एक अजीब सी बीप की आवाज आ रही थी। मिया ने ट्रक को देखा और थोड़ा घबराई हुई महसूस की। सर्जरी के बाद वह कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए यह बेमाड में उसकी पहली नौकरी थी। कहने की जरूरत नहीं है, जब से वह यहाँ आई थी वह अपने आसपास की हर चीज से पूरी तरह हैरान थी। भूल जाओ, यहाँ तक कि वह जिस अस्पताल में थी वह भी ऐसा था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। बिस्तर नर्म थे, खाना बहुत स्वादिष्ट था और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो। लेकिन एक चीज जो वह करना चाहती थी वह था काम। अस्पताल में हर कोई अपनी नौकरी के बारे में खुशी खुशी बात करता था, लेकिन दूसरी ओर उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। तो आप यकीन मानिए कि जब उसे छुट्टी मिली तो उसने बचाए जाने पर महामहिम द्वारा दिए गए अधिकांश पैसे अपार्टमेंट खरीदने में खर्च कर दिए और वहां से वह रोजाना अखबारों में नौकरी ढूंढती रही और बाकी इतिहास बन गया। लेकिन फिर भी उसने नौकरी की और भी अधिक सराहना की, क्योंकि वह कुछ हद तक विशेष महसूस कर रही थी, क्योंकि वह बेमाड के गुप्त क्षेत्र में काम कर रही थी। और हे भगवान, जब उसका पहला वेतन आया तो उसे अपने नए दोस्तों के साथ पार्टी करने का मन हुआ।
उसने पहले कभी सिर्फ 2 हफ्तों में इतना नहीं कमाया था। यह हा उसे करोड़पति जैसा महसूस हुआ, क्योंकि वह थककर चूर हो जाना चाहती थी। लेकिन बेशक वह बेवकूफ़ नहीं थी। उसने अपनी आय का 50% अभी या भविष्य में किसी भी बिल के लिए, 25% आपात स्थितियों के लिए और अंतिम 25% निश्चित रूप से मौज मस्ती और खरीदारी के लिए बचा कर रखा। उसने अपने कई दोस्तों से जो सुना था उसके अनुसार वे भी यही करते थे। अब वह अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए पैसे दे सकती थी, कार के लिए पैसे बचा सकती थी और खुद का ठीक से ख्याल रख सकती थी। आखिरकार वह 16 साल की अनाथ थी और उसकी भी कुछ ज़रूरतें थीं। लेकिन निश्चित रूप से उसने सबसे पहले टूना के डिब्बे खरीदे। वहाँ काम करने वालों में से एक होने के नाते उसे लगा कि उसके लिए अपनी खुद की कलाकृति का स्वाद लेना ही सही रहेगा। उसने जल्दी से अपना नया रेडियो BBC रेडियो 3 पर चालू किया और धैर्यपूर्वक कार्यक्रम के आने का इंतजार किया। स्टेशन के साप्ताहिक शेड्यूल ब्रोशर से टूना कुकिंग शो अब से किसी भी मिनट में आने वाला है। बेशक समाचार बताने वाले स्टेशन उतने विस्तृत नहीं हो सकते थे जितने कि सौंदर्य, भोजन, कहानियों या जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टेशन, क्योंकि समाचार हमेशा बदलते रहते थे। उन लोगों के लिए लोग केवल ये जानते थे कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार कब बताए जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि समाचार में वास्तव में क्या शामिल है। मिया अपनी रसोई में धैर्यपूर्वक बैठी रही और फिर से सामग्री को देखती रही। गाइड के निर्देशों के अनुसार उसे ये चीज़ें चाहिए होंगी: हरा प्याज, तेल, टूना, और सूची आगे बढ़ती गई। उसने फिर से अपना समय देखा और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठी और वह हाथ में रेडियो लेकर इलेक्ट्रिक कुकर की ओर दौड़ी। आप सभी को शुभ संध्या और कुकिंग 101 में आपका स्वागत है और मैं आपकी शाम की मेज़बान हूँ, सेलिला ग्रामल्टो। काटें, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अब सबसे पहले अपनी सामग्री को धोकर शुरू करें। याद रखें, स्वच्छता ही सब कुछ है। मिया ने जल्दी से निर्देशों का पालन किया क्योंकि उसने अपने हरे प्याज और मिर्च धोए और जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने चाकू को ठीक वैसे ही उठाया जैसा उसने निर्देश दिया था और सामग्री को भी समान रूप से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। जैसा कि रेडियो से मिस सिसिलिया ने कहा था, उन्हें इस विशेष भोजन के लिए बहुत बड़ा या बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब अपने फ्राइंग पैन पर अपनी पसंद का तेल समान रूप से फैलाएं और इसे मध्यम तापमान पर रखें। उद्धरण चिन्ह। फिर से मिया ने जल्दी से उसका अनुसरण किया, इलेक्ट्रिक कुकर चालू किया और तेल को थोड़ा गर्म किया और जल्द ही उसने अपना डिब्बा खोला, उसमें से कुछ रस निकाला और सामग्री को अपने फ्राइंग पैन पर डाला जैसा कि आवाज़ ने कहा था। तेल चटकने लगा और सनसनीखेज सुगंध ने जल्दी ही पूरे रसोई घर को भर दिया। उसने फिर सिसिलिया की आवाज़ का अनुसरण किया और मसालों, मिर्च और अन्य चीज़ों को बर्तनों पर रखा। चवा सब कुछ अच्छी तरह से मिल रहा था। प्रत्येक सामग्री की सुगंध एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में मिश्रित हो रही थी। मिया का पेट थोड़ा बड़बड़ा रहा था क्योंकि वह अपनी मास्टरपीस को फ्राइंग पैन में घुमाती रही। कहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्लेट में सब कुछ रखने के बाद वह जल्दी से एक भूखे जानवर की तरह उसमें डूब गई। बहुत बढ़िया, वह अपनी मास्टरपीस पर गर्व से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। सिर्फ वही नहीं थी जो इस तरह के स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले रही थी। बेमाड में पुरुष और महिलाएं जल्दी रेडियो सुन रहे थे और उन्हें दी गई रेसिपी का पालन कर रहे थे। उनमें से कुछ सार्डिन और टमाटर के पेस्ट के साथ काम करने के लिए भी उत्सुक थे। और इस तरह बेमाड ने अपने पहले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का स्वागत किया। 5 डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, साथ ही केचप। चैप्टर 298। 2 फरवरी आ गई थी और बेमाड अचानक कैरोना से आए कई आगंतुकों से भर गया था। हर कोई इस जगह के बारे में बेहद उत्सुक था, खासकर कैरोना के रईस। और जो कहानियां फैली उनसे पता चला कि इस जगह को स्वर्ग के रूप में दर्शाया गया था, क्योंकि लोग यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि जब भी कोई चाहे धातु की छड़ी से पानी निकल सकता है, या कि वहां के लोग आग का इस्तेमाल प्रकाश के रूप में नहीं करते थे। आधिकारिक रूप से खुलने के बाद से बेमाड का दौरा करने वाले सभी जहाजों के चालक दल के सदस्य इस रहस्यमय शहर में अपनी रोमांचक कहानियां सुनाते रहे थे। गार्डों की तो बात ही छोड़िए, साथ ही सांता के साथ पहले आई रईस महिलाओं की भी। बेमाड उनके लिए एक निर्दिष्ट पर्यटन या छुट्टी मनाने की जगह की तरह था और उन्होंने अपनी कई कहानियों के साथ इसकी महिमा को भी फैलाया था। और इस साल जनवरी से बेमाड कैरोना से बहुत से लोगों का स्वागत कर रहा था। यहाँ गरीब और अमीर दोनों ही आते हैं और सरकारी स्कूल की चर्चा के साथ ज़्यादातर लोग जो खर्च उठा सकते थे उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजना चुना। जो लोग नहीं कर सकते थे, जब उन्होंने सभी छात्र कार्यक्रमों के बारे में सुना तो वे खुशी से झूम उठे। उन्हें पता चला था कि अगला सेमेस्टर अप्रैल में शुरू होगा, इसलिए उन्होंने मार्च में अपने बच्चों के साथ वहां जाने की योजना बनाई थी ताकि समय पर वहां पहुंच सकें और अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर सकें। उन्होंने ये भी सुना था कि अगर किसी के बच्चे का यहाँ पंजीकरण होता है तो माता पिता के रूप में उन्हें बेमाड के आसपास नौकरी खोजने की अनुमति होगी। ये निश्चित रूप से एक विकल्प था जिसमें वे निवेश करना चाहते थे।
ये भी कहा गया था कि एक बार कैरोनियन बच्चा यहाँ स्कूली शिक्षा पूरी कर लेता है तो कैरोना में उनकी सेवाओं की बहुत ज़रूरत होगी। ऐसा लगता है कि वे नए स्तंभ होंगे जो कैरोना को उसके नए युग में ले जाएंगे। ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण था। तो चाहे गरीब हो या नहीं, कोई भी अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का अवसर कैसे छोड़ सकता है। उनके दिमाग में उनके बच्चों को पहले से ही सरकारी स्कूल में दाखिला मिल चुका था। जो लोग पहले से ही वयस्क थे जब उन्होंने पाककला और बारटेंडिंग अकादमी के बारे में सुना, साथ ही साथ कानून अकादमी जो सभी के लिए खुली थी, उन्होंने तुरंत वसंत में उनमें नामांकन करने का फैसला किया। दोनों अकादमियों के लिए पहला सेमेस्टर मई में था, इसलिए कई लोगों ने पहले से ही अपने दिमाग में तारीखें नोट कर ली थीं, क्योंकि वे प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्योंकि सरकारी स्कूल के विपरीत उन्होंने सुना था कि यह सबसे कठिन है। इसलिए केवल वे ही प्रवेश पा सकेंगे जो अपनी प्रवेश परीक्षा पास करेंगे। इसलिए 15 से लेकर 50 वर्ष की आयु के लोग इस शानदार अवसर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। 50 की उम्र में भी हर कोई कैरोना में अपनी छाप छोड़ना चाहता था, साथ ही अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाना चाहता था। हदादा लोगों की बात करने, धूम्रपान करने, चिल्लाने और हंसने की गूंजती आवाजें बेमार के तटीय चेक इन बंदरगाह के भीतर हर कोने से सुनी जा सकती थीं। ये कई महीने पहले लगभग शांत बंदरगाह से बिल्कुल अलग था। और जब बेमार की सड़कों पर देखा जाता है तो अब कोई भी आसानी से लोगों को इशारा करते, चिल्लाते और उत्साह से चलते हुए देख सकता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक बसें और ट्रेनें भी। प्रगति दर को देखते हुए लैंडन को पता था कि जल्द ही पाइनो महाद्वीप के बाकी लोग बेमार पर अपनी नजरें गड़ा देंगे। रिवरडेल सिटी, अर्काडिना। तो ये सच है। उद्धरण चिन्ह। मार्डर ने अपने जासूसों को चौंक कर देखा। उसने उन्हें अभी अभी बेमार भेजा था ताकि वहां की स्थिति का पता लगा सके। उसे लगा कि उन्हें ठीक से बस जाना चाहिए था और अब वे लोगों को अपने इलाके में घुसने की अनुमति देने के लिए तैयार थे। आखिरकार उसने वहां जो आखिरी लोग भेजे थे वे सभी पागल निकले थे। इसलिए कई महीने बीत जाने के बाद उसे लगा कि अब अपने नए पड़ोसियों के बारे में और जानने का समय आ गया है। महाराज, हमने कोई ऐसा तथाकथित हथियार नहीं देखा जिससे कोई हिल जाए। लेकिन महाराज, ये जगह कितनी असाधारण थी, इसे देखते हुए ये बहुत संभव है कि उनके पास ऐसे हथियार हों। उद्धरण चिन्ह। हॉन्फना। मार्डर ने चौंक कर अपनी सांस रोक ली। ये कैसे संभव था मेरे स्वामी? ये वो चीजें हैं जो हमें वहां से मिली हैं, एक आदमी ने कहा जब उसने नूडल्स का एक पैकेट, 2 मसाले, 4 सार्डिन, 3 पेन, 2 नोटबुक और शराब की एक बोतल थमा दी। सच में ये और भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ज्यादातर सामान खा लिया। मार्डर की आंखें बाहर की ओर उभर आईं जब उसने अपने सामने रखी चीजों को देखा। जल्द ही लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने बेमार में इन चीजों का कैसे इस्तेमाल किया था। और नूडल्स पकाकर अपने स्वामी को देने के बाद मार्डर ने खाना खाया और आनंद में बह गया। उसने कराह का स्वाद चखा और पूरी तरह से अचंभित रह गया। ये खाना क्या था? ये सबसे अच्छी चीज थी जो उसने जन्म से अब तक खाई थी। खाने के बाद उसने जल्दी से अपने सामने रखी कलम और किताब का इस्तेमाल किया और प्रशंसा में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। और इस बिंदु पर मार्डर के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे। उन्होंने बोतल बनाने के लिए कांच कैसे प्राप्त किया? उनकी अपनी स्याही उससे अलग कैसे है जिसके बारे में वह जानता था? क्या स्याही चारकोल, रक्त और अन्य सूक्ष्म पदार्थों का मिश्रण नहीं होनी चाहिए? उनकी स्याही उसकी तुलना में इतनी हल्की और साफ कैसे लग रही थी? अपने सामने सब कुछ देखते हुए मार्डर के मन में बस एक ही विचार आया, और वह था बेमार पर विजय प्राप्त करना। अपनी सेना को ठीक से पुनर्गठित करने के बाद और बेमार के बारे में अपने जासूसों की रिपोर्टों से उसे इस जगह पर अपना अधिकार करने का बहुत भरोसा था। जब वह बेमार के बारे में अपने आदमियों की कहानियां सुन रहा था तो उसका मन धीरे धीरे अपनी कल्पनाओं में बहने लगा, और वे सभी बेमार के बारे में थीं। प्रेसिडेंट सिटी, अर्काडिना। कुछ महीने पहले उसने बैरन रॉजर्स को खोजने के लिए अपने 2 आदमियों को बेमार भेजा था। संक्षेप में, भले ही रॉजर्स मर चुका था, वे बेमार से जो चीजें लाए थे, साथ ही उसने जो कहानियां सुनी थी, उन सभी ने उसे बेमार की और भी ज्यादा चाहत पैदा कर दी थी। बेमार उसके शहर से सिर्फ 3 हफ्ते की यात्रा दूर था, इसलिए निश्चित रूप से उसके जासूस बहुत पहले ही वापस आ चुके थे, और इस पूरे समय में वह अपने गुप्त और कुलीन बलों को फिर से संगठित कर रहा था और काम के लिए बुला रहा था। वह बिना किसी जल्दबाजी के अपनी बालकनी की ओर चला गया और बड़े गर्व से अपने इलाके को देखा। आसपास के पहरेदारों की संख्या, साथ ही उन सभी चीजों से जो उसके जासूसों ने सुनी थी। बेमार के पास कुल मिलाकर लगभग 5000 शूरवीर होने चाहिए। ये संख्या निश्चित रूप से उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से उसके जासूसों ने बेमार की शक्ति का अनुमान लगाया था। शहर के आसपास कितने सुरक्षा गार्ड और पुलिस वाले थे, तो वे निश्चित रूप से गलत थे। सैंडर्स के लिए नाइटहुड अकादमी के बिना एक जगह निश्चित रूप से कमजोर थी। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ये बेमारियन मूर्ख थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे शूरवीरों के बिना प्रगति कर सकते हैं।
भले ही उनके पास एक जादुई धातु की छड़ी हो जो किसी को खुद को गीला कर सकती है, तो क्या हुआ? अगर वह उन्हें एक कोने में धकेलने के लिए केवल संख्याओं का उपयोग करता है तो वे बर्बाद हो जाएंगे। और उसने अभी अभी जो बर्फ का पाउडर खरीदा था उसकी मदद से उसे यकीन था कि वह उन्हें अपने जादू से भी उड़ा देगा। जब सैंडर्स ने अपने व्यस्त शूरवीरों को देखा जो अथक प्रशिक्षण ले रहे थे, तो वह उत्साह से जोर से गुनगुनाए बिना नहीं रह सका। जल्द ही दूध और शहद की भूमि पूरी तरह से उसकी होगी। बेशक सैंडर्स और मार्डर अकेले नहीं थे जो बेमार की प्रगति दर से हैरान थे। अज्ञात गुप्त ठिकाना अर्काडिना में कहीं। एक युवक अपने कई आदमियों के साथ अपने गुप्त ठिकाने पर खाना खा रहा था। तभी अचानक कोई उसके पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वे आ गए हैं युवा स्वामी। युवक, अच्छा, उन्हें मेरे कक्ष में ले आओ और उन्हें कुछ खाना भी भेजो। जैसा आप चाहें युवा स्वामी। खाना जारी रहा और जब युवक ने खाना खत्म किया तो वह शांति से अपने शयन कक्ष के कक्ष में चला गया। हम आपके सामने खुद को नमन करते हैं युवा स्वामी, दो आदमी बोले जो उस समय अपने स्वामी के सामने झुक रहे थे। टाइलर, ब्रो, स्वागत है। तो मुझे बताओ, क्या तुमने जो लिखा है वह सच है? विलियम ने उत्सुकता से पूछा। ये सच है युवा मास्टर, और इसे साबित करने के लिए हम यहाँ कई सामान भी लाए हैं। उद्धरण चिन्ह। 25 मिनट बाद उन्होंने सचमुच वह सब कुछ डाउनलोड कर लिया था जो उन्होंने देखा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे जो सामान वापस लाए थे उनमें से कई का उपयोग कैसे करें। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। विलियम उत्साह से हंस पड़ा क्योंकि वह अपने इस चचेरे भाई पर पूरी तरह से हैरान था। अपने जीवन में पहली बार उसने किसी का गलत अनुमान लगाया था और गलत आकलन किया था। वह सोचता था कि लैंडन बहुत कमजोर व्यक्ति है जो अत्यधिक दबाव से टूट जाएगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि यह वही दबाव होगा जो उसकी पूरी क्षमता को उजागर करेगा। सौभाग्य से, उसके आदमियों की बातों से और बेमार्ड में रखे गए नियमों से विलियम अभी भी देख सकता था कि उसके इस चचेरे भाई का दिल अभी भी अच्छा था। क्या ये वैसी दुनिया थी जिसे उसका चचेरा भाई अपनी मां के लिए बनाना चाहता था? विलियम ने अभी अभी प्राप्त सामान को देखा और मुस्कुराया। तुरंत उसने फैसला कर लिया था कि उसे अपने इस चचेरे भाई से बहुत जल्द व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा, लेकिन निश्चित रूप से अभी नहीं। राजधानी में तूफान आने वाला था, और अगर वह कभी इसमें शामिल नहीं हुआ तो यह निश्चित रूप से बहुत शर्म की बात होगी। आखिरकार भूतिया राजकुमार के रूप में उसे इस मिलन समारोह में शामिल होना ही था, है न? क्या पुरुष तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ युवा मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया, 5 दिनों में हम राजधानी के लिए निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसा आप चाहें युवा स्वामी। उद्धरण चिन्ह। विलियम अपने बिस्तर पर लेट गया और मुस्कुराया। जल्द ही उसकी सारी योजनाएं अच्छी तरह से एक साथ आ जाएंगी। स्वतंत्रता, बदला और न्याय। जल्द ही उसके परिवार को उसका उचित पुरस्कार मिलेगा। राजधानी कैरोना का साम्राज्य। इस शानदार शहर में यह एक नया दिन था। दिन को सर्दियों के हल्के सूरज ने रोशन किया था जो शहर पर मंद रूप से चमक रहा था। घर, गलियां और सड़कें सभी बर्फ के ढेरों से ढकी हुई थीं और हवा ठंडी और भारी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये सर्दियों का मौसम शहर के लोगों को परेशान नहीं कर रहा था। जल्द ही सड़कें व्यस्त हो गईं क्योंकि लोगों की भारी भीड़ जल्द ही कई दुकानों के आसपास इकट्ठा हो गई। हाँ, वे वहां भाग दौड़ करने के लिए थे और भी स्वर्गीय खजाने। स्टोव मालिक, क्या आपके पास अभी भी वो खाना पकाने का तेल है? उद्धरण चिन्ह। माफ करें, स्टॉक खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। लवेंडर साबुन के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। हमारे पास है। उद्धरण चिन्ह। स्टोव मालिक। उद्धरण चिन्ह। स्टोव मालिक। उद्धरण चिन्ह। शहर के कई स्टोरों में व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और चून की ज्यादातर चीजें बेहद सस्ती थी, इसलिए सबसे गरीब किसान भी उन्हें खरीद सकते थे। इन कीमतों ने लोगों को वाकई चौंका दिया। कागज से बनी किताब की कीमत सिर्फ 5 तांबे के सिक्के कैसे हो सकती है? किसी को पता होना चाहिए कि सिर्फ एक चर्मपत्र की कीमत कम से कम 1000 तांबे के सिक्के होगी, तो 200 या उससे ज्यादा पन्नों वाली किताब से ज्यादा क्या उन्हें सिर्फ 5 तांबे के सिक्कों में बेचना वाकई ठीक था? टॉयलेट पेपर, पेन के पैकेट, साबुन वगैरह की तो बात ही छोड़िए। उन्हें लगा कि सब कुछ बहुत सस्ता है। ये बेमार्ड वाकई बहुत अमीर जगह होगी जो इतनी कीमतें दे रही है। बेशक कुछ ऐसी चीजें थीं जिनकी कीमत लगभग 200 तांबे के सिक्कों के बराबर थी, लेकिन वे गद्दे जैसी बड़ी चीजें थीं, और सच में यह अभी भी किसानों के लिए कुछ हद तक सस्ती थी। क्या तुमने अभी तक उस गद्दे पर सोया है? उद्धरण चिन्ह। अभी तक नहीं, मैंने सुना है कि यह मरने के लिए है। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। टस्क, क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? मैंने कल ही अपना खरीदा है, अपने बिस्तर और कंबल के साथ। भाई, कल रात मुझे अब तक की सबसे अच्छी नींद आई। उद्धरण चिन्ह। अरे, मेरी पत्नी मुझसे और मसाले और चीनी लाने के लिए कह रही है, और मैं उन्हें चाहने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता।
इस हफ्ते हमारा खाना इतना स्वादिष्ट बना है कि मैं उसे देवी के रूप में देखने लगा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उनके बारे में भूल जाओ। उन सर्दियों के कपड़ों के बारे में क्या? उन्हें बाहर पहनने पर मुझे बहुत गर्मी लगती है। उद्धरण चिन्ह। ये सच है, मैं दस्ताने और सब कुछ पहनकर काम पर गया हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि उन पत्थरों को गंदा करते समय मुझे बहुत पसीना आया? स्वर। उद्धरण चिन्ह डॉट। लोगों को अपने गद्दे और अन्य सामान सिर पर उठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता था जबकि वे अपनी खरीदारी के बारे में खुशी खुशी बात कर रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोगों ने शहर पर ही ध्यान केंद्रित करना पसंद किया। डॉट। ये बेमार्ट वाकई कुछ खास है। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि इस जगह के दरवाजे जादुई हैं और गाड़ियां हैं जिन्हें खींचने के लिए घोड़ों की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। शांत हो जाओ, ये तो आधी भी नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि उनके पास पूरी तरह से कांच से बनी इमारतें हैं। कांच? मैं तुम्हें बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया, मैं मरने से पहले कम से कम एक बार वहां जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक चचेरा भाई शाही रक्षकों में है और उसने कहा कि जल्द ही हमें कैरोना से बेमार्ट और वापस ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट रूट नाम की कोई चीज होगी। उद्धरण चिन्ह। क्या ये सच है? एक आदमी ने उत्सुकता से पूछा। पुराने दोस्त, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने तो ये भी सुना है कि इस रास्ते से हमें वहां पहुंचने में सिर्फ एक दिन या उससे ज्यादा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। डॉट। बेशक बड़ों के अलावा बच्चे भी बेमार्ट के बारे में उत्सुकता से बात कर रहे थे। चाहे वे गरीब हो या अमीर घर के, वे जो जल्द ही स्कूल के अगले सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले थे, वे अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। और इस तरह बेमार्ट के बारे में चर्चा अब यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। अरे, यहाँ तक कि शाही महल के भीतर के लोग भी गपशप में शामिल हो गए। डॉट। तुम सब भयानक मौत मरोगे। उद्धरण चिन्ह ड्यूक सैमुअल कार्मेलो के भाई ने बेमार्ट के बारे में जितना अधिक सुना, उसे लगा कि उसने जीवन का एक अवसर खो दिया है। उसकी पत्नी और उसके बच्चे चले गए थे और वे वापस आ गए थे, उसे बता रहे थे कि उनका पूरा अनुभव कितना शानदार था। डॉट। उसने कार्मेलो, एड्रियन और सांता को देखा, एक लाडले बच्चे की तरह जिसे अभी अभी डिज्नीलैंड की यात्रा से वंचित कर दिया गया हो। उसने अपने होठों पर शराब डाली और हार में बाकी सभी को हम किया। वह क्या कर सकता था? उसका परिवार पहले ही रहस्यमय साम्राज्य से जा चुका था और वापस आ चुका था। डॉट। छोटा भाई, ऐसा नहीं था। हमें कैसे पता था कि बेमार्ट ऐसा होगा? अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो इस बदमाश को दोष दें जिसने हमें इसके बारे में नहीं बताया। कार्मेलो ने असहाय होकर सांता को बस के नीचे फेंकते हुए कहा। सांता ने शक्तिहीनता से कार्मेलो को देखा। वास्तव में परिपक्व ससुर जी। डॉट। चाचा, ऐसा नहीं था कि मैं आपसे कुछ छिपा रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ और मैं चीज़ों को ठीक से समझा नहीं सकता, तो मैंने इसे दिखाने का फैसला किया। ठीक है, सांता ने अपने सामने इस विशालकाय बच्चे को बहलाने की कोशिश करते हुए कहा। उसे लगा कि वह बचकाना है, लेकिन उसके इस चाचा ने बाजी मार ली। डॉट। सांता के बोलते ही कार्मेलो धीरे धीरे उनसे दूर चला गया। जब उसका छोटा भाई भावुक हो जाता था तो वह चलता फिरता तूफान जैसा लगता था। दूसरी ओर एड्रियन ने अपनी कनपटियां मस लीं, क्योंकि उसे अपने बेटे की बकवास सुनकर धीरे धीरे सिरदर्द होने लगा था। उसका ये बच्चा बड़ा क्यों नहीं हो सकता? डॉट। बदमाश, अपने बड़े भाई की बात सुनो। तुम चीज़ों को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम बच्चे हो? तुम 38 साल के हो, जोर से रोने के लिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पिताजी। उद्धरण चिन्ह। कोई लेकिन नहीं, अपनी तरफ देखो। क्या तुम हमारी छोटी राजकुमारी को यहाँ शिकायत करते हुए देखते हो? एड्रियन ने पेनेलोप की ओर इशारा करते हुए कहा। डॉट। पेनेलोप ने अपने अति नाटकीय परिवार की बातें सुनते हुए अपनी मेज पर उंगलियां थपथपाईं। सच में, वह भी उस जगह के बारे में बेहद उत्सुक थी। लेकिन भले ही वह उस साम्राज्य के सभी सामानों के बारे में उत्सुक थी, लेकिन जिस चीज ने उसे उस जगह पर जाने के लिए उत्सुक किया वह थी उनकी सेना। डॉट। उसके पिता और अन्य पुरुष जो पहले वहां यात्रा कर चुके थे ने कहा था कि बेमार्ट के प्रशिक्षण के तरीकों की तुलना में कैरोना का अपना तरीका सिर्फ बच्चों का खेल था। सिर्फ इस विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। डॉट। पेनेलोप का खून खौलता रहा जब उसने अपने सामने कैलेंडर की तारीख देखी। हाँ, वह बेमार्ट के कैलेंडर और यहाँ तक कि उनकी घड़ियां और अलार्म घड़ियां भी इस्तेमाल कर रही थी। और ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत सुविधाजनक था। बेशक वह अन्य उत्पादों से भी चकित थी। संक्षेप में, बेमार्ट की हर चीज एक खजाने की तरह लग रही थी जो स्वर्ग से हटफिलिया पर गिर गई थी। डॉट। जब उसने हर चीज का पुनर्मूल्यांकन किया तो उसे जल्दी से एहसास हुआ कि इस नए साम्राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करना सही काम था। चूंकि उसके लोग अब बहुत ज्यादा गर्म लग रहे थे क्योंकि अब सर्दी थी। शहरों और यहाँ तक कि गांवों से रिपोर्ट की गई मृत्यु दर इस कठोर सर्दी के दौरान काफी कम हो गई थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। थोड़े गर्म कपड़े और बिस्तर किसी के लिए क्या कर सकते हैं? डॉट।
पेनेलोप ने प्रत्याशा में अपने कैलेंडर को देखा। 25 फरवरी, ये वह दिन था जब वह राजधानी से बेमार के लिए रवाना होगी। उन चुने हुए शूरवीरों के साथ जो वहां प्रशिक्षण लेंगे। उसे निकटतम तटीय शहर तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा और बेमार तक पहुंचने में 1 महीना। इसलिए उसे अप्रैल के अंतिम सप्ताह के आसपास पहुंचना चाहिए, क्योंकि 3 मई को नए कैरोनियन सैनिकों को बेमार में ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था। जरा देखो तुम्हारी भतीजी कितनी शांत है, तुम वैसी क्यों नहीं हो सकती। इससे मुझे याद आया, तुम भी हमारी राजकुमारी के साथ बेमार जा रही हो, तो बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो बेटा। उद्धरण चिन्ह, मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ड्यूक सैमुअल के कानों में काल्पनिक खुशी की घंटियां बज उठी, क्योंकि वह उत्साह से उछल पड़ा। हा 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 हा, मुआक, धन्यवाद पिताजी। उद्धरण चिन्ह, मुआक मुआक मुआक। ड्यूक अपने पिता को कई बार चूमता रहा जब तक कि एड्रियन के गाल लाल नहीं हो गए। उफ, क्या तुम ऐसा करना बंद कर सकते हो? एड्रियन ने जल्दी से अपने गाल पोंछते हुए और भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कौन माता पिता खुश नहीं होते जब उनका बच्चा उन्हें प्यार दिखाता है? जैसा कि मैं कह रहा था, हम सब पीछे रहेंगे और तुम दोनों वहां अपने लिए जाओगे। पेनेलोप, रानी के रूप में, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है कि तुमने किस तरह की जगह के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो तुम्हारे सलाहकारों में से एक के रूप में, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां सैनिकों के साथ 1 महीने तक प्रशिक्षण लेना चाहिए, और इस समय के भीतर मुझे यकीन है कि तुम उनके राजा और लोगों का सही तरीके से न्याय करने में सक्षम हो जाओगी। साथ ही यह भी जान सकोगी कि उनके साथ गठबंधन बनाने से हमें किस तरह के लाभ मिलेंगे। बस इस यात्रा को उन 4 या 5 महीने के मिशनों में से एक के रूप में मानो जहां हम जाते थे, और अगर तुम्हें जो दिख रहा है वह पसंद नहीं है तो दादाजी को बताओ, और हम संधि को समाप्त करने का कोई रास्ता खोज लेंगे। आखिरकार तुम रानी हो, और दिन के अंत में अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। एड्रियन ने गंभीरता से कहा। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे दादाजी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं संधि को रद्द करूंगा। वहां जाने के बिना भी मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि इससे मेरे लोगों को क्या लाभ होगा। साथ ही आप सभी पहले से ही 3.5 महीने वहां रह चुके हैं, इसलिए मेरी मासिक यात्रा से कुछ खास फायदा नहीं होगा, है न? मुझे आपके निर्णयों पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि हम इस बेमार के साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ भी संदिग्ध लगता है तो मैं वापस आने पर आप सभी को सूचित करूंगा। उद्धरण चिन्ह _. जबकि पेनेलोप और ड्यूक सैमुअल रहस्यमय साम्राज्य की अपनी यात्रा के लिए उल्टी गिनती कर रहे थे, दूसरी ओर लैंडन वर्तमान में निचले क्षेत्र के भीतर निर्माण उद्योग में था। महाराज, श्रमिक तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह, अच्छा चलो शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आज लैंडन 74 मुख्य परियोजना नेताओं को उनके नए कार्यभार के बारे में जानकारी देने के लिए निर्माण कंपनी में गए थे। संक्षेप में, लैंडन चाहते थे कि वे एक संग्रहालय, क्लॉक टॉवर और एक थिएटर पर निर्माण शुरू करें। बेशक उन्होंने क्लॉक टॉवर का नाम ओल्ड विली रखने का फैसला किया था, अपनी मां किम के दिवंगत पिता की याद में। जैसे ही लैंडन टिम के साथ ब्रीफिंग रूम में दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत परियोजना नेताओं को कई दस्तावेज सौंपे। 12 नेता संग्रहालय को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि अन्य 12 क्लॉक टॉवर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शेष समूह के लिए 30 नेता टॉवर के लिए आवश्यक सभी घड़ी भागों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि 10 संग्रहालय के लिए आवश्यक सभी भागों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और अंत में अंतिम 10 नेता थिएटर के निर्माण की देखरेख करेंगे। तो संक्षेप में, लैंडन ने इन नेताओं को निगरानी करने का फैसला किया था। घड़ी टॉवर के निर्माण के लिए 3500 कर्मचारी, संग्रहालय के निर्माण के लिए 2000 कर्मचारी, घड़ी के सभी पुर्जे बनाने के लिए 1000 कर्मचारी, संग्रहालय की सभी आंतरिक कलाकृतियां बनाने के लिए 300 कर्मचारी, थिएटर और अकादमी के निर्माण के लिए 2000 कर्मचारी। लैंडन की व्याख्या सुनते हुए नेताओं ने जल्दी से अपनी फाइलों पर नजर डाली, और जल्द ही उन्हें पूरी जानकारी मिल गई कि उन्हें क्या बनाना है। लेकिन उन्हें अभी भी कुछ चीज़ों पर संदेह था जो उन्होंने देखी। उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ को बनाने में इतना समय क्यों लगा? महाराज, क्या यहाँ कोई गलती है? क्या इस क्लॉक टॉवर को बनाने में वाकई 8.5 साल लगेंगे? उद्धरण चिन्ह, ठीक है, वास्तविक टॉवर बनाने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन टॉवर पर घड़ी के सभी पुर्जे लगाने में ही आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए जब पुर्जे बन जाएंगे तो आप सभी को उन्हें ओल्ड विली में लगाने और लटकाने का काम करना होगा। उद्धरण चिन्ह _. प्रोजेक्ट क्लॉक टॉवर के लिए लैंडन लंदन में बिग बेन जैसा कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन बेशक उन्होंने टॉवर की ऊंचाई को 1/3 कम कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण समय 13 से घटकर 8.5 साल हो गया। टॉवर के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढते समय लैंडन ने कई कारकों पर विचार किया था, जैसे दृश्यता, कार्यक्षमता और इसी तरह। इसलिए उन्होंने इसे जिला सी के भीतर रखने का फैसला किया था, जहां सरकारी कार्यालय, स्कूल, बैंक और अन्य संस्थान थे। और फिर भी इसे बैंक जैसी अन्य संरचनाओं के करीब रखने के बजाय लैंडन ने इसे जिले के भीतर एकांत क्षेत्र में रखना चुना था,
बेशक इस स्थान से हर कोई मीलों दूर से टॉवर को देख सकेगा। जहां तक इसकी मंजिलों की बात है, लैंडन ने 7 मंजिलों पर फैसला किया था। किसी को इन मंजिलों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। उदाहरण के लिए बिग बेन को लें, इसमें कुल 11 मंजिलें थीं, लेकिन प्रत्येक मंजिल में ऊंची छतें थीं, जो 3-4 मंजिल ऊंची इमारत के बराबर हो सकती हैं। बड़ी ऊंची छतों ने प्रत्येक मंजिल के भीतर विशाल घड़ी के हिस्सों और तंत्रों को ध्यान में रखा। और निश्चित रूप से आखिरी 2 मंजिलों पर बड़ी घंटियां होंगी जो नोट्रे डैम की उन विशाल घंटियों जितनी बड़ी होंगी। क्लॉक टॉवर से संबंधित सभी विवरणों को सुलझा लेने के बाद लैंडन ने जल्द ही संग्रहालय पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तो महाराज, आप चाहते हैं कि हम इसके लिए पुरानी तारीख दर्ज करने वाली इमारत का जीर्णोद्धार करें? टिम ने उत्सुकता से पूछा। पिछली बार जब कैलेंडर अभी अभी निकले थे तो उन्होंने महाराज से पूछा था कि अगर इमारत पर तारीखें अंकित होंगी तो उसका क्या होगा, लेकिन महाराज ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा कि भविष्य में उन्हें पता चल जाएगा। तो पता चला कि महाराज इस संग्रहालय को बनाना चाहते थे। हाँ, ये वहाँ होगा, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप इस जगह का जीर्णोद्धार करें, इसे नष्ट न करें। / चिन्ह। आपको पता होना चाहिए कि इमारत खुद बेमार्ड के इतिहास का अभिन्न अंग थी, तो वह इसे कैसे नष्ट कर सकता था। भविष्य में क्या पुरातत्वविद दीवारों पर सभी चिन्हित कैलेंडर तिथियां नहीं देखना चाहेंगे? एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में संरक्षण हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए उन्होंने इमारत के फर्श और बाहरी दीवारों का जीर्णोद्धार करने के लिए कहा था। और अगर किसी इमारत के फर्श को अतिरिक्त सहारे की जरूरत होती तो वे गणितीय रूप से अनुमान लगा सकते थे और फर्श के चारों ओर खंभे बना सकते थे। डेट रिकॉर्डिंग एस्टेट को देखते हुए लोगों ने पहले से ही इसके भीतर 2-3 मंजिला पत्थर की इमारतों को चिन्हित किया था, और उन 2 इमारतों के अलावा एस्टेट के भीतर 9 अन्य इमारतें भी थीं। इसलिए इन सभी इमारत संरचनाओं के उपलब्ध होने के साथ लैंडन ने 6 प्रकार के संग्रहालयों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। बेमार्डियन इतिहास संग्रहालय, बेमार्ड का ऐतिहासिक अतीत और वर्तमान। राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय, जो पूरे पाइनो महाद्वीप की सभ्यता को देखता है, और जल्द ही हटफिलिया के बाकी हिस्सों को भी। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, मानव जाति से विलुप्त जानवर, प्रजातियां, परंपराएं और प्रथाएं। प्राणी विज्ञान संग्रहालय, मौजूद प्रजातियों की मूर्तियां। वेक्स म्यूजियम, उन लोगों के लिए जिन्होंने बेमार्ड के साथ साथ पाइनो महाद्वीप में भी बदलाव किया, और भविष्य में पूरे हटफिलिया में। टेक्नोलॉजी म्यूजियम, जो सभी मुख्यधारा के तकनीकी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। टेक्नोलॉजी म्यूजियम के लिए लैंडन को केवल उन कच्चे माल का उल्लेख करना था जिनका उपयोग आदिम तकनीक बनाने के लिए किया गया था। साथ ही यह भी कि सबसे पहले इसका विचार किसने सोचा था। उदाहरण के लिए, वह इस बारे में बात कर सकता था कि कैसे चारकोल, खून आदि से स्याही बनाई जाती थी, या प्राचीन आभूषण बनाने का विचार कैसे और क्यों आया। और यहाँ तक कि मछली पकड़ने के जाल, हुक और अन्य आदिम तकनीकों जैसी चीज़ों पर भी चर्चा की जा सकती थी, क्योंकि ये सभी इस युग में प्रसिद्ध तथ्य थे। लेकिन जब बेमार्ड की तकनीकी प्रगति की बात आई तो लैंडन उनके बारे में बहुत अस्पष्ट थे और कोई भी कच्चा माल नहीं बताते थे। वह इस बारे में बात कर सकता था कि यह विचार किसके दिमाग में आया, इसे कब बनाया गया, इसने लोगों को कैसे प्रभावित किया, कौन से नेता थे जिन्होंने उसकी सहायता की, इत्यादि। लेकिन इन उत्पादों को बनाने में क्या इस्तेमाल किया गया, इसे भूल जाओ। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, केवल तभी जब उसने हटफिलिया के भीतर पूरी तरह से शांति और एकता स्थापित कर ली होगी, उसे किसी भी साम्राज्य, राष्ट्र, देश या महाद्वीप के साथ कुछ भी साझा करने की अनुमति होगी। इन संग्रहालयों के बारे में विचार करने के लिए बहुत कुछ था,